8, तो 1s2, 2s2 और 2p4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बॉन्डिंग होती हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड है, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ वीक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं वंडर वाल फोर्सेज। और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे वीक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन है। और उसके बाद हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज़ करके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स के डायग्राम्स भी सीखेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम डायपोल मूवमेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो होगी इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और रीजंस क्या हैं कि हमारे पास बॉन्ड्स फॉर्मेशन किस वजह से होती है। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम इस यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं, और इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेन है। अब ये पेन जो है ये किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। अब अगर बना हुआ है तो इसके अंदर कुछ एटम होंगे। अब वो एटम जो है एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्डेड है। अब किस वजह से बॉन्डेड है, कोई फोर्स है, और वो फोर्स क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास जैसे आप वाटर देखते हो, वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और उसके अंदर ऑक्सीजन है। अब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्डेड है, उनकी बीच में इंटरेक्शन है। इसी तरह आप सॉल्ट देखते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड में आयन्स हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। अब इनको बाइंड करके किसने रखा हुआ, ये कौन सी फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन है, ये हम सारी की सारी कहाँ पे पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट के सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। केमिकल बॉन्ड ये है, केमिकल बॉन्ड एक्चुअली है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन टू एटम्स। जब आपके पास दो एटम्स हैं, उनके बीच में फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब देखें नेचर में हमारे पास दो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, सेकेंड वन कौन सी है, रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव जैसे नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि जब आपके पास अगर ये दो मार्कर्स हैं, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, दिस इज नॉन एज अट्रैक्टिव फोर्स। और उसके बाद रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव में क्या होता है कि अगर ये दो मार्कर हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं, ठीक है, दूर भगाने की कोशिश करें एक दूसरे को, दिस इज नॉन एज रिपल्सिव फोर्सेस। सो जब कभी हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो दो एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड जो है विच इज नॉन एज टेबल सॉल्ट, अब ये आयन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि दिस इज सोडियम और दिस इज क्लोराइड आयन। जब ये आयन एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दूसरे के करीब आएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दीज आर केमिकल बॉन्ड। और उसके बाद जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं, H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है, ठीक है, फोर्स के साथ। और ये जो फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज केमिकल बॉन्ड। इसी तरह अगर हम पढ़ते हैं एमोनिया की एग्जाम्पल, तो एमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लॉन पेयर क्या करते हैं, ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को डोनेट कर देते हैं, जैसे BF3, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि बोरॉन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्टेट क्या है ये भी हम पढ़ते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो नाइट्रोजन के एमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा की पूरा लॉन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। इसकी वजह से क्या बनेगा, हमारे पास एक फोर्स बनेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे आयंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की मदद से एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह आप लोगों ने कॉपर रॉड के बारे में सुना, भाई जो वायर है इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड होता है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, जिनको हम पढ़ेंगे किसके अंदर, सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। और बिसाइड दिस हमारे पास क्या होती हैं, कुछ वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं, जिसकी हम 5 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आयन डायपोल है, डायपोल डायपोल फोर्सेस है एंड सो ऑन। और इसके बाद जो हमारा फाइनल बॉन्डिंग का टॉपिक होगा दैट वुड बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास HF मॉलिक्यूल है, अब HF में क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको भी फ्लोरीन खींच लेगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास पोल्स बन जाएंगे। अगर इसके क्लोज विसिनिटी में एक और फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इसके पास यहाँ पे क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लॉन पेयर क्या करते हैं, इसके साथ अट्रैक्शंस कर लेते हैं। अब ये जो अट्रैक्शंस है दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये सारी हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्यों एग्जिस्ट करती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की वजह क्या है, कोई भी एटम या कोई भी आयन क्यों चाहता है कि हम लोग बॉन्ड बनाएं, किसी दूसरे के साथ रहें, इसकी पीछे बेसिक थ्योरी क्या है। तो एक थ्योरी तो हमारे पास ये है कि हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा हुआ है कि हमारे पास हर एटम चाहता है कि हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। हर बंदा चाहता है इस दुनिया में, हर बंदा, फॉर एग्जांपल आप इस वक्त केमिस्ट्री का लेक्चर देख रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए। अगर आप आज अच्छा पढ़ोगे, अपना नॉलेज गेन करोगे, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, तो कल को एग्जाम्स अच्छे दोगे, एग्जाम्स अच्छे दोगे तो अल्टीमेटली आपको उसके बाद किसी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, आपकी सैलरीज आएंगे, पैसे कमाओगे, खुशबाश, स्टेबिलिटी अटेंड करना चाहते हो। तो कोई भी एटम है वो क्या करता है, वो खुद को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए करता है क्या है कि वो अपना डुबलेट या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब नाउ व्हाट इज डुबलेट एंड व्हाट इज ऑक्टेट। अब ये हमारे पास क्या है, डुबलेट का मतलब ये है कि जब कोई एटम, ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसका डुबलेट कंप्लीट है, और जब डुबलेट कंप्लीट होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये स्टेबल है। और उसके बाद ऑक्टेट। अब ऑक्टेट क्या है कि जब कोई एक एटम है उसके वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब कोई एटम है उसके वैलेंस के शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हम क्या कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, स्टेबल। एक्चुअली होता क्या है कि जो जितने भी एटम्स हैं ये क्या करते हैं, दे वांट टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस कौन सी हैं, नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जो कि प्रेजेंट है ग्रुप, जो कि प्रेजेंट है ग्रुप 8A के अंदर, ठीक है। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल की शेप होती है। मैं जनरल थोड़ा सा इसका शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इस तरह। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल, दीज आर S ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर P ब्लॉक एलिमेंट, ये D है, और ये आपके पास क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड F ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब P ब्लॉक में अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉप पे आपको हीलियम नजर आता है, हीलियम के नीचे हमारे पास है नियॉन, फिर आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन और फिर जीनॉन। अब ये जो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस, और हम कहते हैं कि नेचर में नोबल गैसेस क्या होती हैं, दे आर स्टेबल। हमारे पास क्या होती हैं, दे आर स्टेबल, और उसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि दे हैव कंप्लीटेड देयर डुबलेट एज वेल एज ऑक्टेट। डुबलेट इन केस ऑफ हीलियम, हीलियम में हम क्या कहते हैं कि इसका डुबलेट कंप्लीट है। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बात करते हैं तो हम कहते हैं 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास इसका आएगा 1s2। वजह कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, 1 पे हाइड्रोजन, सेकंड पे क्या है, एटॉमिक नंबर पे हीलियम। तो हीलियम की जो कन्फिग्रेशन होती है दैट इज 1s2। अगर 1s2 है तो हम कहते हैं कि जो हीलियम है, अगर इफ दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, दिस इज द फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में ही इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हीलियम जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसका डुबलेट क्या है, कंप्लीट है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो इफ दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, उसके अंदर क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस वक्त क्या है ये अनस्टेबल है। अभी हम कहते हैं कि अगर ये किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अगर इसके वैलेंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि अब क्या हो गया ये स्टेबल हो गया। सो कोई भी एटम चाहता है कि हम नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें और उसके बाद क्या होंगे स्टेबल होंगे। सो आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आगे इसको फर्दर डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि डुबलेट और ऑक्टेट रूल क्या होते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट डुबलेट एंड ऑक्टेट रूल। अब डुबलेट रूल में क्या है कि अगर कोई एटम है उसके वैलेंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम स्टेबल। जैसे हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो होगा 1s2। अब 1s2 को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर क्या है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इसको आप ऐसे कर दो ई नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव चार्ज है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव। अब इसमें देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है ये हम कहते हैं कि इसका क्या है डुबलेट कंप्लीट है। अगर डुबलेट कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि ये क्या है स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी 1s1। अब 1s1 है तो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, एक ही शेल होता है, उसके अंदर क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस वक्त ये क्या है हाइड्रोजन, इस वक्त ये अनस्टेबल है। उसकी वजह क्या है कि इसके वैलेंस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है। वैसे अगर एक ही शेल है तो इसके हम कहते हैं कि वैलेंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो उस वजह से क्या होता है ये अनस्टेबल होता है। अब हमने क्या करना है इसको स्टेबल बनाना है, तो स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसका किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, किसी न किसी के साथ इसकी शेयरिंग करेंगे। जैसे वाटर है, अब वाटर में अगर हम देखते हैं तो वाटर में हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 1s2 2s2 और 2p4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट, ठीक है नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है कि ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन को, और ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह यहाँ पे हम एक और H लगा लेते हैं, इसको भी हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये क्रॉस यहाँ पे क्या दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। सेम गोज फॉर दिस हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होता है शेयरिंग हो जाती है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी है और ये ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी है, और इसी को हम क्या कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है ये हम लेटर ऑन पढ़ते भी हैं कि इसको हम क्या कहते हैं दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली अगर हमारे पास है लिथियम, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सो दैट वुड बी 1s2 2s1। अब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस वक्त ये क्या है ये हमारे पास अनस्टेबल है, वजह कि इसका ना तो डुबलेट कंप्लीट है ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। पहले शेल की अगर हम बात करते हैं तो हमने डुबलेट को देखना होता है, पहले शेल की जो हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखें इसके पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पहले शेल के इलेक्ट्रॉन है, इधर शेयरिंग करेगा तब जाके क्या हो जाएगा डुबलेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारे पास क्या स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है अनस्टेबल है। इसको अगर हम देखते हैं लिथियम, लिथियम की सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। अब 2 बातें हो सकती हैं कि एक तो यह है कि इस इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लें तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है कि लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लिथियम क्या करता है
अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब जब लूज करता है, यहां पे क्या है, लिथियम एटम है, यहां पे क्या है, दिस इज लिथियम आयन। जब कन्वर्ट हो गया किधर, लिथियम आयन के अंदर, जब ये +1 में कन्वर्ट होता है तो हम क्या कहते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देते हैं ऐसे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के +1 लिख देते हैं। +1 का मतलब ये है कि इस लिथियम ने क्या किया हुआ है, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। पहले ये था लिथियम एटॉमिक स्टेट के अंदर, अभी लिथियम आयन की फॉर्म में आ गया। अब जब लिथियम आयन की फॉर्म में आ गया तो इसके वैलेंस में हम कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब लिथियम आयन की फॉर्म में क्या है, ये स्टेबल। स्टूडेंट ये हमारे पास बात होगी किस चीज की, डुप्लेट रूल की। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट का मतलब है कि जब कोई एक एटम है उसके वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। जैसे हमारे पास है नियॉन ग्रुप 8 का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो वो क्या होगा, ऑक्टेट रूल ओबे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर किसी एटम में तो वो क्या होगा, दैट वुड बी स्टेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड के अंदर कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज स्टेबल। इसी तरह अगर हम आर्गॉन की बात करते हैं तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दैट वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8 और 8। अब यहाँ पे क्या है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसके भी वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम क्या कहते हैं कि दे आर ओबेइंग ऑक्टेट रूल। अगर ऑक्टेट रूल ओबे कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर स्टेबल। अब इनको देख के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की ख्वाहिश होती है कि हम किसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके अपना क्या कर लें, ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। और जब ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तब जाके क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो आपको टीचर एक टर्म पढ़ाते हैं कि एवरी एटम वांट्स टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। तो अब हाइड्रोजन कौन है, हीलियम है, तो हाइड्रोजन चाहेगा कि उसका क्या कंप्लीट हो जाए, डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। इसी तरह अब अगर हम बात करते हैं नियॉन 10 की, अब नियॉन के नजदीक कौन सा एटम है, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो प्लीज़ इसको सीख लें। अगर आपको ये नहीं सीख पाएंगे जब तक, तो तब तक आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीख सकते। और इसको सीखने के लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं जहाँ मैंने आसान करके बताया हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। अब देखें दिस इज द वैलेंस शेल। एक टर्म याद रखें, वैलेंस शेल। अगर कहीं पे आपको दिखाई दे वैलेंस का मतलब है आउटर मोस्ट, सबसे जो बाहर वाला शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। सो मैं ये टर्म बार बार यूज करूं तो आप लोगों ने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि वैलेंस लगाया हुआ, वैलेंस का मतलब क्या है। तो वैलेंस का मतलब है सबसे लास्ट वाला। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास इसका न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि ये समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट शेल को, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, थर्ड शेल मौजूद है। थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं।
एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस वक्त ये क्या है, अनस्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसको इसकी इक्वल करना है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये मिट गया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, इस सोडियम को इसकी इक्वल करना है। तो क्या क्या करेंगे, या तो ये करें कि कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले आए, 7 इलेक्ट्रॉन ला के इसके अंदर ऐड कर दें। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर नहीं सकते, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये तब क्या होगा, आर्गॉन के करीब चला जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, स्टेबल हो सकता है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से होता ये है कि हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी एनर्जी दे के, इसको क्या कर लेते हैं, एनर्जी दे के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इस एनर्जी को क्या कहते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको कह सकते हैं। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और जैसे रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह की स्टेट बन जाएगी। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके ऊपर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे +1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 और ई के ऊपर नेगेटिव लगा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जब एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव हुआ तो वैलेंस का शेल भी खत्म हुआ। जब वैलेंस का शेल खत्म हुआ तो अंदर के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां भी ये क्या है, दिस इज नाउ स्टेबल। पहले हमारे पास क्या था, सोडियम एटम था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया इसका, तो ये कन्वर्ट हो गया किधर, सोडियम आयन के अंदर। अब ये सोडियम आयन की फॉर्म में इसने कॉन्फ़िगरेशन किसकी अटेन की है, नियरेस्ट नोबल गैस की, दैट इज नियॉन। उस वजह से ये क्या होता है कि हम कहते हैं कि सोडियम आयन इज स्टेबल एज कंपेयर टू सोडियम एटम। इसी तरह अगर हम इसको आगे लेकर चलते हैं तो हमारे पास है क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके क्या होगा, स्टेबल होगा। कैसे, आप इसको नोट कर लें तो हम क्लोरीन की भी बात कर लेते हैं कि कैसे वो स्टेबल होता है। सो स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल, सेकंड के अंदर 6 + 2 8, थर्ड के अंदर 5 + 2 7। अब इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों ने क्या करना है, इसको 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर कितने हो जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं कि इसी क्लोरीन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। और यहां पे जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑपोजिट होता है। यहां पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, यहां पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे तो हम इसको, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। फर्क कोई नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। और जब ब्रैकेट लगाते हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -1। और -1 क्यों आएगा, -1 इसलिए आएगा कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एक रीज़न तो ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज -1 है। दूसरी रीज़न क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की इम्बैलेंस आ जाती है, ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल है। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करें कि आपको कहा जाता है कि वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसकी वजह यह है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी अगर एटम है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स का एग्जिस्ट के अंदर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम क्लोरीन एटम की बात करते हैं, पहले क्लोरीन एटम, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया,
ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्लोरीन एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। तो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव 17 नेगेटिव 17 को कैंसिल आउट कर लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्लोराइड आयन हमारे पास होता ये है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। क्या आपने प्रोटॉन नंबर को छेड़ा? नहीं, आपने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ऐड किए, बल्कि रादर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, वो भी किधर? वैलेंस शेल में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आपने नहीं छेड़ा, उसको आप छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है? विद इन द न्यूक्लियस है। और जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह की बात हम करते हैं तो हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेडियोएक्टिविटी हम न्यूक्लियस के साथ उसके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या है? सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें कितने हैं? प्रोटॉन पॉजिटिव 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पहले कितने थे? 17। 2 + 2 4, 4 6 8, 8 + 2 10, 10 + 5, सॉरी 2 + 2 4 और 4 + 6 10, 10 + 2 12 + 5 17। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है? फिर 8 10 और थर्ड के अंदर 18। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? 18। तो +17 और -18 से क्या आएगा? -1 आएगा, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या है? -1 हम लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको मैंने बताया नहीं है कि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 है। लेकिन जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? रिमूव। अब यहाँ पे प्रोटॉन तो क्या है? सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 है। पॉजिटिव 11 नेगेटिव। पॉजिटिव 11 और -10, इससे क्या आंसर आएगा? +1। इसलिए सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा? +1 होगा। अब इन केसेस में क्या है? ये सारे के सारे क्या है? सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ये नियरेस्ट कन्फिग्रेशन अटेंड कर रहे हैं। सोडियम किसकी कन्फिग्रेशन अटेंड कर रहा है? नियॉन की, विच इज स्टेबल। क्लोरीन किसकी कन्फिग्रेशन अटेंड कर रहा है? आर्गॉन की, विच इज स्टेबल। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो क्लोराइड भी स्टेबल हो गया, सोडियम भी स्टेबल हो गया। अभी अगर हमने इनकी आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बीच में क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं? बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरा मकसद आपको ऑक्टेट और डुप्लेट समझाना था। तो ऑक्टेट और डुप्लेट की आपको समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल मजीद कर लेते हैं, दैट इज ऑफ मैग्नीशियम। प्रोसीड फर्दर, हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इसके ऊपर बर्डन है। हमने क्या करना है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो पहले हमारे पास ये होता है मैग्नीशियम एटम, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +2। अब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं। अब इसकी कन्फिग्रेशन अगर हम लिखते हैं सो दैट वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 2 और 8। अब इस केस में क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हमारे पास Mg+2 की फॉर्म में स्टेबल होगा। इसी तरह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8। वैलेंस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, न्यूक्लियस, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, दूसरे के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किधर? 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं तो 1 और ये 2। अब यहाँ पे क्या होगा? -2 आयन की फॉर्म में होगा, O एटम, O -2 की फॉर्म में। अब ये क्या है? आयन है, ऑक्सीजन आयन है। इस फॉर्म में क्या होगा? स्टेबल। वजह, इसके वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। इसने क्या किया? नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेंड कर लिया। नियॉन 10, तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब -2 की आप आ गई होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं? 8 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 10। तो -2 ज़्यादा है, तो इसलिए -2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। एक तो रीज़न हमारे पास ये थी जो कि किसी हद तक तो ठीक है,
एक टाइम तक ठीक थी, लेकिन अब चूंकि हम लोग कहते हैं कि ये जो जितने भी नोबल गैसेस हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी है कि ग्रुप 8 तक के एलिमेंट है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया और जीनॉन हो गया, हम कहते क्या हैं कि दे आर स्टेबल। और दूसरे एटम क्या करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि इनके नियरेस्ट कन्फिग्रेशन अटेन करने, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि आजकल क्या है कि इनके बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो सिंथेसाइज किए गए हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं जीनॉन की, तो जीनॉन के हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कवर ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जैसे हमारे पास जीनॉन डाइफ्लोराइड की फॉर्मेशन है, जीनॉन ट्राइऑक्साइड इसकी फॉर्मेशन होती है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये अनस्टेबल है, ये इनकी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। स्टेबल तो वो होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, जो कि स्टेबल रहते हैं, जो किसी के साथ एफिनिटी शो नहीं करती, किसी को इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किए हुए बॉन्ड बनाया, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड से हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं इनके एग्जिस्ट कर रूल के ऊपर, डुप्लेट और ऑक्टेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास जो बात आती है उसकी रीजन कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो क्या है, टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी, टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, दो रिंग्स है, एक रिंग के अंदर हम यहाँ पे बॉल रख लेते हैं, एक रिंग के अंदर हम यहाँ पे बॉल रख लेते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये बॉल आपने यहाँ पे रखी हुई, पहले तो यहाँ पे रुकेगी नहीं, ठीक है, यहाँ पे रुकेगी नहीं, या तो इधर गिर जाएगी या तो इधर गिर जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ इस बॉल को देखते हैं तो ये बॉल यहीं पे स्टैटिक रहेगी, यहाँ से हिलेगी नहीं। हाँ, थोड़ा सा रिंग हिलाएंगे तो अलग बात है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस बॉल इज स्टेबल, ये गिरेगी नहीं, लेकिन ये हमारे पास क्या है, या तो इस डायरेक्शन में गिर जाएगी या फिर इस डायरेक्शन में गिर जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि दिस बॉल इज अनस्टेबल। वजह हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इट हैव ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, हमारे पास क्या है, स्टेबल है। तो एक्चुअली होता यह है कि जब कभी एटम कंबाइन होते हैं, जितनी कम इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ज्यादा इनके करीब आने के चांसेस होंगे, उतना ज्यादा इनमें रिपल्सिव फोर्सेस कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी। और जब कभी दो एटम कंबाइन होंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, जब इक्वल होती हैं तब हमारे पास क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इससे आप लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा हुआ है, उस ग्राफ को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपकी बुक्स के अंदर गिवन होता है। सो तब तक आप ये नोट कर लें, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डाउनवर्ड जब जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसको समझने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एटम ए और ये हमारे पास है एटम बी। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। अब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिपल्शन करती हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इसी तरह न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये आपस में क्या कर सकती हैं। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव न्यूक्लियस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव। तो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस।
सो दोनों टाइप की फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब जब ये दो एटम करीब आएंगे, ठीक है, किस हद तक आएंगे? उस हद तक आएंगे जहां तक अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। दिस इज रिपल्सिव फोर्स। इस पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अब इस बॉन्ड लेंथ में हमारे पास क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती है एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। अब इसको हम देखते हैं कि डायग्राम आपकी बुक्स में ड्रॉ किया जाता है। इसका पर्पस क्या है, इसको हम समझते कैसे हैं? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई नेगेटिव एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस, और ये एक्स नेगेटिव। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं? सारी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और अगर हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी? 0 से कम, मतलब -1, -2 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब हम टॉप मूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। लेकिन जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं? -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। अब देखें, ये हमारे पास क्या है? x पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर का मतलब है दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है। अब जैसे ये दो एटम्स हैं, एक दूसरे के क्या है? काफी दूर दूर हैं। अब ये बीच में जो है ये हमारे पास क्या है? दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स एक्सिस पे। अब कहता है कि ये जो हमारे पास जगह, ये यहाँ पे एटम क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो x पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? 0 है। अब ये सिस्टम क्या करता है? सिस्टम मींस ये जो दो न्यूक्लियस हैं एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। जब एक दोनों के करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे सॉरी, तब क्या होगा कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखें यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही, कम हो रही। इस पॉइंट पे क्या हो गई है? बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है, बहुत ज्यादा लो हो जाती है। देखें 0, इस पॉइंट पे क्या है? 0 है। लेकिन जब ये दो एटम करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, तो वहां पे क्या होता है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे के साथ खेल रही होती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो दोनों बैलेंस्ड हो जाती है और इस पॉइंट पे आके हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाती है। सो इस डिस्टेंस से लेकर ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज बॉन्ड लेंथ, जो मैंने आपको यहां पे बताई है। ये बॉन्ड लेंथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, या फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और ये हमने जो डायग्राम बनाई है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ। ठीक है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और इनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है, इसका डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 0.74 एंगस्ट्रॉम। और दूसरा एटम यहाँ पे क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी? रिलीज। बॉन्ड फॉर्मेशन, इस चीज को याद रखें, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जब कभी बॉन्ड बनेगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। लेकिन अगर आपने बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड ब्रेकेज क्या है? एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अगर आपके पास दो एटम उनके बीच में बॉन्ड बना है, आपने उनको तोड़ना है तो एनर्जी आप दोगे, तब क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। तो जब हमने इसका फाइंड आउट किया, हाइड्रोजन जब आपस में मिले, उनके बीच में बॉन्ड बना, तो हमने देखा कि वहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होती है? -435 किलो जॉल पर मोल। अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी? -435 किलो जॉल पर मोल। सो यहाँ पे हमने देखा
कि बॉन्ड तब बनता है या कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड तब बनाता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाए, ठीक है। सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको ना ही वो अच्छा और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। सो ये दो बेसिक रीजन है। एक कह सकते हो मेथड या रूल कि जिसमें हम डुप्लेट और ऑक्टेट को देखते हैं, हम नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करते हैं नोबल गैसेस की। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये है कि सिस्टम की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कम से कम रखे। सो स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम आयोनिक बॉन्ड को डिटेल के साथ discuss. If you have any question, you may ask in a comment section. Thanks for watching.